नमस्ते। जॉर्ज पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर। अभ्यास के प्रश्न, कृतिका भाग 2। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कृतिका भाग 2 में संकलित जॉर्ज पंचम की नाक के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम आज करेंगे। और ये अभ्यास के प्रश्न आप देखेंगे YouTube चैनल स्मार्ट इन दी वर्ल्ड पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबाना न भूलें, लाइक करें और शेयर करें। कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए। उनके अत्याचारों को याद न करके उनके प्रति सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, दूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाते हैं। यानी कि सरकारी तंत्र किस प्रकार से अपनी अयोग्यता, दूरदर्शिता को दर्शाकर, मूर्खता को दर्शाकर और चाटुकारिता को दर्शा करके जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के पीछे पड़ जाते हैं। यह उन्हें अपना सम्मान का प्रतीक नजर आता है। जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय जो कि कमलेश्वर द्वारा रचित, इसमें वो बहुत बड़ा व्यंग्य कटाक्ष करते हैं किस प्रकार से लोग अपने ही समाज पर जुल्म ढाने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न देखें, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर देखिए, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी का जो दर्जी, रानी कौन? एलिजाबेथ का जो दर्जी टेलर था वो रानी के लिए नई पोशाक बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान, नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनके मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी के वेशभूषा तैयार करने में यदि उनसे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। अब देखिए, रानी एलिजाबेथ भारत और पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय आ रही हैं। इस पाठ में बताया गया है। और उसका जो टेलर था, दर्जी था, वो परेशान था कि वह किस समय पर कौन से वस्त्र पहनेगी, उनकी कौन कौन सी पोशाकें होनी चाहिए। इसे वह चिंतित नजर आता है। तीसरा प्रश्न देखें, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? इस पाठ के आधार पर उत्तर आपको देना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने का संकेत पाते ही नई दिल्ली का कायापलट होने लगा और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे अब देखिए, ये तो सत्य है कि कोई भी मंत्री, कोई भी MP, MLA यदि कहीं पर आता है, यहां तक कि गांव में जब आता है तब सड़कें आदि पुनः बना दी जाती हैं, चाहे उस पर हल्की सी रोड़ी पत्थर क्यों न डाला गया होता है। तो यहां पर तो महारानी, वो इंग्लैंड की महारानी आ रही हैं, तो देश, विशेषकर दिल्ली में तो कायापलट होना ही था। पहला उत्तर देखिएगा, पहला जो इसका पॉइंट बताया गया कि क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए होंगे। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। इस प्रकार से कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ अनेक प्रयत्न भी किए गए तो दिल्ली को इतना सुंदर बनाने का प्रयास, जो कि महारानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड के महारानी को दिखाने के लिए इस प्रकार का कुछ उपक्रम किया गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है।
इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? जो आज की पत्रकारिता है उसमें जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, चर्चित हस्तियां हैं, सेलिब्रिटी जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उनके पहनावे, खान पान आदि आदतों को लेकर निरंतर नए नए वीडियो बनते हैं, समाचार बनते हैं, यहाँ तक समाचारों में भी उनका जिक्र होता है। आम आदमी चाहे किसी प्रकार से नगण्य क्यों न रहे, परंतु यदि सेलिब्रिटी है, चर्चित हस्ती है, तो उसने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, उन सबको समाचारों का विषय वस्तु बना दी जाती है। उत्तर देखें, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, जो कि अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्र हित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। यह पीढ़ी हमारे समाज के होने वाले मजबूत स्तंभ है। कौन सी पीढ़ी? यह पीढ़ी, अर्थात जो पीढ़ी, जिस पीढ़ी के सामने इस प्रकार की चित्र उभरते हैं, चर्चित सेलिब्रिटी के पहनावे और खान पान को प्रदर्शित किया जाता है, वह पीढ़ी अर्थात युवा पीढ़ी। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज और राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन नहीं, अपने पत्रकारिता के महत्व को भूलकर ये जो पत्रकार हैं, पत्रकार महोदय हैं, ये तरह तरह के सेलिब्रिटीज को अपने केंद्र में रखकर उनके ऊपर इस प्रकार की पिक्चराइजेशन करते हैं, इस प्रकार का चित्र रूपांतरण करते हैं कि आम आदमी न चाहते उन्हें देखने को मजबूर हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा। इस तरह पत्रकारिता का आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ा है? ऊपर वाले जो प्रश्न हमने पढ़ा उसी के ही अनुसार ऊपर वाले में पूछा गया था कि क्या विचार है और यहां पर जनता पर और युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बात करनी है। देखिए, इसका उत्तर इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही कहा है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ही शिक्षा दे रही है, नकल करने की ही शिक्षा दे रही है। यह पीढ़ी अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। राष्ट्र को सही दिशा चलाने के लिए, सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। यानी पत्रकारिता के जो समस्त विषय हैं, प्रत्येक विषय जो हैं, वो समस्त नागरिकों के हित में होने चाहिए, न कि उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए। अच्छे विषय चुन करके लोगों को दिशा निर्देश देने का कार्यक्रम पत्रकारिता को करना चाहिए, लेकिन वो तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए इस प्रकार के सेलिब्रिटी, चाहे वह फिल्मों का हीरो ही क्यों ना हो, जब भी कहीं आते जाते हैं, उनके पहनावा, चाहे किसी भी प्रकार का पहनावा उन्होंने पहन रखा हो, उन सबका अपने समाचारों में, अपने पत्रकारिता में इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जैसे पता नहीं किसी विशेष और किसी विदेश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे बीच में खड़ा हो। आगे देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न इस प्रकार हैं। पहला, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थरों की खानों की तूफानी दौरा किया गया। दूसरा, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति की नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके, परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तीसरा, उन्होंने प्रयास किया, आखिर जब उन्हें नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों से जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। अब देखिए, जो मूर्तिकार था उन्होंने किस किस प्रकार के प्रयत्न किए उसके बारे में यहां जिक्र किया गया। पहले तो पूरे देश भर में पत्थर खानों की स्थानों पर यात्रा की, और दूसरी जो मूर्तियां थी उनकी नाक को तलाश किया गया। तीसरे, फिर जिंदा इंसान जो कि जीवित आदमी है, स्त्री पुरुष, उनकी नाक को काट करके उस जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर लगाने का प्रयास करने का प्रयास भी किया गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह हमारे देश की विडंबना है, जिस जमाने में हम गुलाम थे उस स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखें, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं,
सब कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अनेक कथन, अन्य जो कथन वो छांटने हमें। उत्तर देखिए, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित हैं। पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहां रही थी? हिंदुस्तान में। देखिए कितना व्यंग्यात्मक स्वर है इस वाक्य में। गश्त लगती रही और लाट की नाक चलती गई। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। रानी आए और नाक न हो तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। एक खास कमेटी बनाई गई जिसमें जिम्मे यह काम दे दिया गया, 40 करोड़ में से कोई जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी ये तत्कालीन समाज पर एक तरह से कटाक्ष व्यंग्य करती है, व्यंग्य करती है। किस प्रकार से हमारे जो काम थे, हमारे जो अधिकारी थे, वो हम सबको कितना तुच्छ समझते थे। इस और संकेत लेखक ने यहां पर किया है। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है, द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर सामने आई, लिखिए। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित है, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस प्रकार से नाको चने चबाना आदि अनेक मुहावरे जो हैं दिन प्रतिदिन हमारे सामने आते हैं, जो कि मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा, इज्जत का प्रतीक है। इस पाठ में नाक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना जैसा था। ये सभी तांत्रिक विदेशियों की नाक को ऊंचा करने का अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। यहां तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा है। इस पाठ में सरकारी तंत्र की मानसिकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। यानी सरकारी तंत्र किस प्रकार से, चाहे नाक इंसान की क्यों न काट कर लगा दी जाए, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक होनी जरूर चाहिए, उसकी मूर्ति पर नाक होनी जरूर चाहिए, चाहे वह जिंदा इंसान की काट करके क्यों न लगा दी जाए। यह अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। हमारे देश के तंत्र जो थे, शासन तंत्र के लोग, अधिकारी जो लोग हैं, उस समय की बातें यहां पर लेखक उन पर बड़ा व्यंग्य कर रहे हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। और भारतीय न तो किसी आदमी की न किसी बच्चे की नाक उस पर फिट हो पाई, इसमें किस ओर संकेत किया गया देखते हैं। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उनकी लाट की नाक टूट गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक फिट न बैठ सकी। या लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। सभी भारतीय जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दिए, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, उनकी मान, मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों हजारों गुना ऊंची है। इस प्रकार से लेखक ने अपनी देशभक्ति और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का प्रयास किया है। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया है। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने यह खबर छापी कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। धीरे धीरे करके लोगों ने प्रचार कर दिया। आगे देखिए, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। देखिए, नाक नहीं थी, ये आपको समझ रहे होंगे कि मुहावरेदार शैली की बात भी करें, नाक नहीं थी, नाक कटना आदि। इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसके इस कथन में ब्रिटिश सरकार पर व्यंग्य कसा है। एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी भी जिंदा नाक को काटकर जॉर्ज पंचम पर लगा देने का जो प्रयास किया गया था, उस बारे में सोचना और मानना यह अपमानजनक बात सोचना और करना था। यदि सच में ही दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बड़ा बखेड़ा
खड़ा न करके सीधे जॉर्ज पंचम के लाट को ही हटवा दिया जाता। यानी दिल्ली के पास नाक होती, मतलब दिल्ली इतना स्वाभिमानी होता, दिल्ली के अधिकारी इतने स्वाभिमानी होते या अपने देश के प्रति कुछ सम्मान की भावना रखते, तो वो जॉर्ज पंचम की ही मूर्ति को वहां से हटवा देते, उस लाट को वहां से कहीं और रखवा देते। लेकिन नहीं, क्योंकि वो भयभीत थे, डरते थे महारानी एलिजाबेथ से और उनके सैनिकों से। अगला प्रश्न है जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, आप देख रहे हैं, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अखबार उस दिन चुप थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच छिपाते या छाप देते तो पूरी दुनिया, यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आजादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपने दुम हिलाते हैं, यानी कि आजाद भारत हो चुका, उसके बावजूद भी हमारे हुक्मरान, हमारे अधिकारियों को इतना सामर्थ्य नहीं था उनके अंदर कि वो उस जॉर्ज पंचम की लाट की वहां से हटवा देते, परंतु वो तो नाक काटने पर भी तैयार थे। आपने ये वीडियो देखा मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर, आपका धन्यवाद।